नमस्कार सभी को। मैं धर्मेंद्र स्वर्णकार राव पावी सिंगोली 4 भुजा मांडलगढ़ ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 विज्ञान पाठ 10 का जो अंतिम भाग है विद्युत धारा जनित्र, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये विद्युत धारा जनित्र क्या है? जनित्र के बारे में सभी जानते हैं। जैसे शादी ब्याह होते हैं तो उसमें बैंड बाजों के साथ साथ जो लाइटें चलती है उसके लिए यंत्र चलता है, तो वो जनित्र लगा हुआ विद्युत धारा जनित्र। यानी वो जनित्र क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो वही युक्ति क्या कहलाएगी? विद्युत धारा जनित्र कहलाएगा। तो वह युक्ति जिसमें चुंबकीय क्षेत्र, अब 10वीं के हिसाब से जो परिभाषा है वो थोड़ा डिफरेंट है, वैज्ञानिक रूप में है। वह युक्ति जिसमें चुंबकीय क्षेत्र में रखी कुंडली को यांत्रिक ऊर्जा द्वारा घूर्णन करवाकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है, उसे विद्युत धारा जनित्र कहते हैं। यानी दो शक्तिशाली चुंबक होते हैं और चुंबक के बीच में एक आर्मेचर को घुमाया जाता है। तो जो इसमें घूर्णन होता है, तो घूर्णन होने से वो जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ऐसी जो युक्ति है वो कहलाएगी विद्युत धारा जनित्र। अब जो विद्युत धारा जनित्र है वो दो प्रकार के होते हैं। जैसे धाराएं दो प्रकार की होती है, विद्युत धारा दो प्रकार की होती है। एक तो प्रत्यावर्ती धारा और एक होती है दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा एक नियत समय बाद अपनी दिशा बदलती रहती है, लेकिन जो दिष्ट धारा है उसकी दिशा बार बार नहीं बदलती, वो एक ही दिशा में चलती रहती है, हमेशा नियत रहती है इसकी दिशा। तो इस हिसाब से जो जनित्र है वो भी दो प्रकार के हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या है? वह युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती विद्युत ऊर्जा में बदलती है, उसे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं। बहुत सीधी सी परिभाषा है। जो युक्ति, ऐसी युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदल रही है? प्रत्यावर्ती धारा में बदल रही है। तो ऐसी जो युक्ति है वो क्या कहलाएगा? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहलाएगा। और अब जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, इसकी बनावट और एक कार्यविधि। सबसे पहले हम बनावट के बारे में पढ़ेंगे, बाद में इनकी कार्यविधि पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसकी जो बनावट है, बनावट में इसमें मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। तो 4 भाग मुख्य रूप से मौखिक याद करिए। जैसे क्षेत्र चुंबक, जिनको एन और एस, नॉर्थ और साउथ शक्तिशाली नाल चुंबक होते हैं इसके अंदर। तो एक तो क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर कुंडली, सर्पी वलय, ब्रूस और इसके साथ जुड़ा होता है लोड। तो ये 4 भाग है। वापस क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर कुंडली, सर्पी वलय और ब्रूस। इस प्रकार से अब ये जो 4 भाग है इन चित्रों से हमारे पास स्पष्ट हो जाते हैं। तो ये जो चित्र दिखाई दे रहा है, ये चित्र है हमारा प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का। तो ये प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है, इसमें दोनों तरफ ये चुंबक है, इसके बीच में ये कुंडली है या आर्मेचर कहते हैं इसको। तो क्षेत्र चुंबक तो हो गया हमारा एन और एस, आर्मेचर हो गया ए बी सी और डी, और इसके साथ जुड़े हुए S1 और S2 क्या है? सर्पी वलय है, और इसी से जुड़े हुए ब्रूस B1 और B2, और इनसे जुड़ा हुआ है लोड। तो ये चित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए भी। तो अब देखो ये जो क्षेत्र चुंबक है, सबसे पहले इनका वर्णन देख लेते हैं। क्षेत्र चुंबक N और S, यानी क्षेत्र चुंबक क्या है? इसमें बहुत ही शक्तिशाली चुंबक होता है, नाल चुंबक होता है। कौन सा चुंबक भी बहुत सारे प्रकार के हैं, लेकिन इसमें कौन सा चुंबक प्रयोग में आता है? नाल चुंबक काम आता है। तो नाल चुंबक है, तो नाल चुंबक के दोनों ध्रुव हो गए N और S। इन दोनों ध्रुवों के बीच में एक आर्मेचर घूमती है। अब आर्मेचर ये जो कुंडली है, ये एबीसी नाम से दिया हुआ हमने। तो आर्मेचर या कुंडली क्या है? तो आर्मेचर क्या है? कच्चे लोहे का एक ढांचा होता है और इसके ऊपर तांबे की कुंडली बनी हुई होती है। तांबे के तार उल्टा हुआ होता है और तांबे के तार की कुंडली होती है कच्चे लोहे के ढांचे पर, और वो कहलाती है आर्मेचर या कुंडली। और अब ये कुंडली है, इस कुंडली के जो ए और डी वाले जो सिरे हैं, इनसे दो सर्पी वलय क्रमशः पृथक पृथक जुड़े हुए हैं। 2 सर्पी वलय जुड़े होते हैं, S1 और S2। तो इस प्रकार से जो 2 सर्पी वलय है इससे जुड़े हुए हैं, और जो जो कुंडली घूमती है, कुंडली के साथ साथ सर्पी वलय भी घूमते हैं। तो जो जो कुंडली घूमेगी, सर्पी वलय भी इसके साथ साथ घूर्णन करेंगे। अब सर्पी वलय के बाद आता है हमारा सर्पी वलय 2 हो गए, S1 और S2। अब सर्पी वलय के बाद आता है हमारा ब्रूस। ब्रूस कार्बन या धातु के बने होते हैं। वहां वर्णन करने में लिखा जाएगा कि जो ब्रूस है वो कार्बन के या धातु के बने होते हैं, और ये 2 ब्रूस होते हैं B1 और B2, जो क्रमशः B1 तो स्पर्श किया हुआ है S1 से, यानी सर्पी वलय पहला और सर्पी वलय दूसरे से जुड़ा हुआ है, यानी स्पर्श किया हुआ है। जुड़ा हुआ मतलब स्पर्श किया हुआ है। ये
घूमता है और इसके साथ केवल टच किया हुआ है, तो ये ब्रूस V1 सर्पिकुलर S1 से और V2 सर्पिकुलर S2 से स्पर्श किए हुए रहते हैं। और जो दूसरा सिरा है, दोनों ब्रूस V1 और V2 है, इनके जो दूसरे सिरे हैं वो किसी एक बाहरी परिपथ से जुड़े होते हैं, और बाहरी परिपथ होता है लोड, जिसमें धारा को प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार से जो हमारे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है, इसकी परिभाषा और हमारी बनावट ये स्पष्ट हुई। अब इसी के साथ साथ हम पहले देख लेते हैं दिष्ट धारा जनित्र की बनावट, इसकी परिभाषा, बनावट, उसके बाद दोनों की कार्यप्रणाली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम दिष्ट धारा जनित्र की जो परिभाषा है, जैसे इसकी परिभाषा बने वैसे की वैसे यही परिभाषा हम लिख सकते हैं। वह युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को दिष्ट विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये प्रत्यावर्ती में बदलता है, ये किसमें बदल रहा है, दिष्ट विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इस प्रकार से जो युक्ति होती है वो क्या कहलाएगा, हमारा दिष्ट धारा जनित्र कहलाएगा। और दिष्ट धारा जनित्र में जो दिष्ट धारा प्राप्त होती है उसकी दिशा हमेशा समय के साथ नियत रहती है, बदलती नहीं है। तो अब जो दिष्ट धारा जनित्र है इसकी भी बनावट देखनी पड़ेगी। तो अब इसकी जो बनावट है इसमें भी 4 भाग होते हैं। दिष्ट धारा जनित्र में कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। और बिल्कुल जो हमने प्रत्यावर्ती धारा में पढ़ा है वो सारा इसी में आ गया। इसमें भी 4 भाग है। पहली बात क्षेत्र चुंबक N और S, आर्मेचर या कुंडली HCD, सर्पिल वलय S1 और S2। अभी क्या करना है कि हमारे को केवल सर्पिल वलय को हटाना है, और सर्पिल वलय के साथ में हमें क्या जोड़ना है, कम्यूटेटर जोड़ना है। क्या जोड़ना है, कम्यूटेटर C1 व C2। केवल यहाँ पे चेंज किया और सारी बनावट प्रत्यावर्ती में जो पढ़ी वो सारी बनावट जो वर्णन है, सारा का सारा वर्णन हमें दिष्ट धारा जनित्र में करना है। केवल दिखने में बहुत बड़े बड़े भाग हैं, लेकिन अगर इस प्रकार से सीखा जाए तो बहुत आसानी से इनको याद किया जा सकता है। तो अब ये जो सर्पिल वलय है, अब ये जो कम्यूटेटर जुड़े हुए हैं इसके साथ, तो अब ये जो कम्यूटेटर है इनका जो चित्र हम बड़ा के देख लेते हैं। चित्र भी इसके लिए इम्पोर्टेंट है, चित्र बोर्ड में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं, और चित्रों के माध्यम से ही हम बहुत अच्छे नंबर विज्ञान में ला सकते हैं। तो अब इसमें जो कम्यूटेटर का जो हमारा चित्र है, बहुत सारे कम्यूटेटर का चित्र बनाने में वो अटक जाते हैं, लेकिन कम्यूटेटर का चित्र बनाने के लिए बहुत ही अच्छी विधि है। ऊपर 11 लिखो और इसकी सीध में नीचे भी 11 लिख दो। अब क्या करो, ऊपर वाले भाग को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से मिला दो। इसी प्रकार से इधर भी ऊपर वाले भाग को ऊपर वाले से और नीचे वाले भाग को नीचे वाले से मिला दो। तो अगर हम इस प्रकार का जो चित्र है बहुत देर तक प्रयास करते हैं तो भी उसको सही तरह से नहीं बना पाते, लेकिन कुछ गतिविधियां हैं, टेक्निक है, उस हिसाब से हम उसको बना सकते हैं। तो इस प्रकार से जो कम्यूटेटर है वो हमारा तैयार हो गया है। ये कम्यूटेटर हो गया हमारा C1 और ये हो गया हमारा C2। अब इस प्रकार से जो कम्यूटेटर C1 और C2 है इनके साथ जुड़े हुए हैं ब्रूस, एक ब्रूस ये V1 और एक ब्रूस होता है V2। अब ये जो दोनों ब्रूस है, दोनों ब्रूस उसी प्रकार से बाहरी परिपथ में लोड से जुड़े हुए, ये क्या चीज यहाँ पे लोड है। तो अब इसकी बनावट का वर्णन करना हमें दिष्ट धारा जनित्र का, तो दिष्ट धारा जनित्र का वर्णन करना है तो जो हमने प्रत्यावर्ती में पढ़ा वो सारा वर्णन इसमें करना है। जैसे इसमें 4 भाग होते हैं, इसमें क्षेत्र चुंबक है जो शक्तिशाली नाल चुंबक होती है, इसके 2 ध्रुव होते हैं N और S। इसी प्रकार से इसका दूसरा भाग है आर्मेचर या कुंडली जो ABCD है। आर्मेचर कच्चे लोहे के ढांचे की होती है, इसमें तांबे के तार की कुंडली होती है। इसी प्रकार से कम्यूटेटर हमारा जो अगला भाग है कम्यूटेटर, सर्पिल वलय के स्थान पे इसमें कम्यूटेटर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से कम्यूटेटर क्यों लगाए जाते हैं, इनको दिक् परिवर्तक बोलते हैं हिंदी में। कम्यूटेटर का हिंदी में नाम है दिक् परिवर्तक, दिक् परिवर्तक नाम इसका। दिक् परिवर्तक यानी परिवर्तन हो जाता है कम्यूटेटर में। तो ये जो परिवर्तन कब होता है, क्योंकि इसमें धारा का मान एक ही दिशा में मिलेगा, लेकिन जो ही इसमें धारा की दिशा बदलती है तो कम्यूटेटर भी अपना स्थान बदल देते हैं, और इस प्रकार से ये कम्यूटेटर इसमें उपयोगी है ताकि धारा एक ही दिशा में मिलती रहे। तो इस प्रकार कम्यूटेटर C1 और C2 लगे होते हैं इसमें, और इसमें ब्रूस जो वही कार्बन के या धातु के बने होते हैं, ब्रूस V1 और V2, और इन दोनों ब्रूस से कनेक्ट हुआ है हमारा बाहरी
जिसमें लोड है और उस लोड के द्वारा हम विद्युत धारा को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा विद्युत धारा जनित हुआ। अब जो दोनों जनित्र है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र, दोनों जनित्र में हम अंतर भी कर सकते हैं। जैसे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की परिभाषा हमने अभी पढ़ी है, तो इधर परिभाषा प्रत्यावर्ती लिखी थी, इधर दिष्ट धारा जनित्र की परिभाषा लिखी थी। उसी प्रकार से इसमें सर्पीय वलय होता है, तो दिष्ट धारा जनित्र में सर्पीय वलय के स्थान पर कम्यूटेटर पाए जाते हैं। इसी प्रकार से इसमें प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती है, तो इसमें दिष्ट धारा प्राप्त होती है। तो इसी के साथ हमारा एक टॉपिक है विद्युत धारा जनित्र, यह समाप्त होता है। धन्यवाद।